हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद से। ओके। आवाज़ आ रही है? एक मिनट, आवाज़ आ रही है? ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ ठीक है, हेलो हेलो। अच्छा, ये रिवीजन क्लास है। हाँ, ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन ये है जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कवर किया है ना। तो ये ऐसा कर रहे हैं कि जैसे वीक में आप लोग इकट्ठे भूल जाते हैं और पूरे वीक, जो वीक में लास्ट डे होता है ना संडे को, तो संडे को पूरा रिवीजन हो नहीं पाता है। तो मतलब पूरी क्लासेस का हो नहीं पाता है, तो इस वजह से बीच में मतलब एक वीक में दो बार रिवीजन का मैंने सोचा है। तो यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने 3-4 प्रैक्टिस सेट कवर किया ना, उसको देखेंगे, ठीक है? चलिए, सभी से नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम और ढेर सारा आशीर्वाद। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ में आप सर्च बार पर ऐसे डाल सकते हैं, वन डे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन, ठीक है? चलिए भाई, एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और जोरदार तरीके से क्लास को बनाना है। पढ़ना लिखना नहीं, बस मरना तक है, वो तो अपने आप हो जाएगा, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी काम के लिए मेहनत लगती है, लेकिन मरने के लिए आदमी मर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने टाइम पे मर जाता है। लेकिन अपने टाइम पे अगर बैठे रहेंगे तो एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये सिंपल सा लॉजिक है। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, जो करना चाहते हैं, लेकिन हम यही आपसे कहेंगे कि एंजॉय करिए लाइफ को। बस छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए। बाकी आपके लिए कोई बड़ी सी खुशी नहीं रखी गई है कि आपको ताज पहना दिया जाएगा। आप छोटी सी चीज़ में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। कोई भी बकवास सा भी एग्जाम्पल आप मेरे को दे दीजिए, उसमें से भी फनी चीज़ें निकल जाएंगी। हाँ, बस एक चीज़ रहती है कि आप अगर दूसरों को दुख नहीं देंगे, आपको दुख नहीं मिलेगा। रही बात है कि ये सब चीज़ें, नौकरी, ये वो, तो परेशान मत होइए। सभी परेशान हैं, सभी परेशान हैं, लेकिन आपके चाहने से चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें प्रोसेस के थ्रू होती हैं, ठीक है? तो चलिए, ये चीज़ बहुत आसान सी है भाई, उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक? हाँ, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जबरदस्त। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन कौन सा होगा? विकल्प आपका सही हो जाता है, विकल्प बी, विटामिन B9 है। B9 इसका सही जवाब है, ठीक है? हाँ, आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहेंगे ना, रिप्लाई करते रहेंगे तभी एकदम से जोरदार तरीके से क्लास हो पाएगी और तभी सही लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। यहीं पर मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। B1, जो B1, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, B9 की कमी के कारण होता है। इसमें जो है रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण है कम होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, B2 का राइबोफ्लाविन, B3 का निकोटिनिक अम्ल है, B5 का है पैंटोथेनिक, B6 पायरिडॉक्सिन, H का है बायोटीन है, B12 का साइनोकोबालामीन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा MB का पूर्ण रूप क्या है? MB का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। MB का फुल फॉर्म, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहिए, जल्दी से। एमबी का फुल फॉर्म क्या है? एमबी का फुल फॉर्म, चलिए भाई, आप सारी क्लासेस आप लोग कर चुके हैं, इसमें अगर लेट लगाएंगे फिर तो सही नहीं है ना। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। एमबी का फुल फॉर्म है, विकल्प आपका बी से होता है, मेगाबाइट है। चलिए करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? बड़ी माता, रैबीज, एड्स है, एंथ्रेक्स है। छोटी छोटी बात में ऐसे थोड़ी ना कहा जाता कि मैं मर जाना चाहता हूँ। भाई जिंदगी बड़ी कीमती है, एक बार गई ना तो दोबारा नहीं आएगी। नौकरी का क्या है, इधर नहीं हुई तो दूसरी तो करी जा सकती है ना। ऐसे छोटी छोटी ना फालतू बातें नहीं बोला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी, विकल्प आपका सही हो जाता है डी, एंथ्रेक्स है। विकल्प आपका डी से होता है, एंथ्रेक्स है। जीवाणु के कारण बीमारी जो होती है हैजा है, जिसका कारक है विब्रियो कॉलरी। टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी है। काली खांसी बॉडीटेला पर्ट्यूसिस है। सिफिलिस का होता है ट्रेपोनेमा
पैलिडियम है। प्लेग का पास्चुरेला पेस्टिस है। ऐसे मैंने बताया था आपको, टिटनेस भी जीवाणु से होता है, तो टिटनेस का होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्वसन, लाल श्रावण और क्रमाकुंचन जैसी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? श्वसन है, लाल श्रावण है और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? मेरु शीर्ष है, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या फिर प्रमस्तिष्क? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। आप लोग का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का लेवल बड़ा ही डाउन चल रहा है, हाँ बहुत ही ज़्यादा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ये मेरुशीर्ष ही होगा, विकल्प आपका ऐसे होता है जिसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? ट्विटर है, हैप्टिक है, लिंक्डइन है, फेसबुक है। यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी से होता है हैप्टिक है, विकल्प बी से होता है हैप्टिक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह, भूप्रेक्षण उपग्रह, मौसम विज्ञान उपग्रह, संचार उपग्रह? सही जवाब क्या होगा? एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? चलिए भाइयों बहनों जल्दी से रिप्लाई करिए, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एप्पल ब्रांड नहीं, फल। अगला क्वेश्चन, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है संचार उपग्रह है, विकल्प आपका डी से होता है संचार उपग्रह। यहीं पर मैंने बताया था आपसे यूथ सैट, यूथ सैट ये कैसा उपग्रह है? ये कैसा उपग्रह? आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, आपसे मैंने पूछा था और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तभी हमें याद है। यूथ सैट कैसा उपग्रह है? यहीं पर आर्यभट्ट का मैंने प्रायोगिक बताया था, एक्सपेरिमेंटल। यूथ सैट कैसा है आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? पेप्सिन, लैक्टेज, इन्वर्टेज या फिर जाइमेज? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए पेप्सिन, विकल्प आपका सही होता है पेप्सिन है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य की चमकती सतह को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, जल्दी से देखिए, सूर्य की चमकती सतह को हम क्या कहते हैं? एक मिनट भाई, आगे विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी, फोटोस्फीयर है, विकल्प आपका डी से होता है फोटोस्फीयर। राइट, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेप्सी नहीं है, पेप्सिन है। अभी ठंडी बीती नहीं, पेप्सी और कोका कोला समझ आने लग गया। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? विकल्प आपका डी से होता है फोटोस्फीयर है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है? इनसैट, ये मतलब सारे नाम लिखे गए हैं, जल्दी जल्दी से देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, कुछ नहीं है, जहां पे आप लोग हैं ना, इसकी हिम्मत कैसे बफरिंग हो जाए। चलिए, हाँ विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, जी सैट 3 भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह के रूप में ये समर्पित किया गया था। और क्या, और कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अंतर्ग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्र का आवेग, अगला क्वेश्चन, अगला, अंतर्ग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्र का आवेग गुजरता है, फिल इन द ब्लैंक गुजरता है। सिनैप्स, अंतर्ग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्र का आवेग फिल इन द ब्लैंक गुजरता है।
विकल्प आपका सही हो जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, विकल्प आपका सी सी होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आइरोप टूना क्या है? आइरोप टूना क्या है? आइरोप टूना, आइरोप टूना क्या है? ओके, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है आइरोप टूना अधोजल ड्रोन है, विकल्प आपका डी से होता है। आप लोगों की रिप्लाई फास्ट आ नहीं रही है, एकदम से नहीं आ रही है, तो जल्दी से जब फास्ट आएगी नहीं रिप्लाई तो फिर हम फास्ट फास्ट कैसे चल पाएंगे, तो फिर हम भी चलते हैं आप लोगों की मतवाली चाल के साथ, राइट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की, ध्यान से देखिएगा, एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की फिल इन द ब्लैंक के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तननीय वक्रितिशील क्षेत्र है। प्रावण, परपटी और कोर, परपटी कोर, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ओके भाई, विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है, विकल्प ए प्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? स्ट्रॉन्सियम 89, कार्बन 14, फास्फोरस 32, आयोडीन 131, विकल्प कौन सा आपका सही होगा? मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प ए स्ट्रॉन्सियम 89 है, ठीक है। यहीं पर मैंने आपको बताया था रक्त की जांच के लिए क्रोमियम 51 का प्रयोग किया जाता है, और जो आयोडीन ग्रंथि, मतलब ये गला में जो होता है उसकी खराबी की जांच के लिए रेडियो आइसोटोप आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर की जांच के लिए रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो स्किन डिजीज होती है इसके लिए रेडियो आइसोटोप फास्फोरस 31 का प्रयोग किया जाता है। K40 यानी कि पोटेशियम 40 का उपयोग उल्का पिंड की आयु ज्ञात करने में किया जाता है, और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इतनी सारी चीज़ें मैंने रेडियो आइसोटोप के बारे में बताई थी, यहाँ से सारा कवर हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, प्राकृतिक धरोहर स्थल है ये, और उसका स्थान है ये। तो एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर है? कर्नाटक। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश है, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल है, सूर्य मंदिर ओडिशा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका विकल्प ए सही होता है, जो कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। यहीं पर मैंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, माउंटेन रेलवे कहाँ पर है? ये दार्जिलिंग में है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ये भी मैंने पूछा था शायद, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? हम सोच रहे हैं ना आप लोगों को स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कवर करवा देते हैं, मतलब स्टैटिक जीके सब कवर हो जाए, फिर उसके बाद से डिटेल वाला धीरे धीरे, बीच बीच में डिटेल और स्टैटिक दोनों का कॉम्बो चलता रहे। किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है सी, नरेंद्र मोदी। और फास्ट रिप्लाई करिए भाई, एकदम से जोश वोश है नहीं, जैसे बुढ़े हो गए सब, आपसे ज्यादा तो एनर्जी मेरे में ही है। हैं? किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? मतलब बच्चों में जो स्टूडेंट में वो होता है ना, एक जज्बा होना चाहिए, जुनून, वो तो दिखता है नहीं। मैं नेट बुढ़ा हो गया? अच्छा, आपने बुढ़ा नहीं सुनना है, बहुत सही। विकल्प यहाँ पर सी सी होता है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगिस्तानी या फिर काली मिट्टी? अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध और
सर्वाधिक सघन रूप से कृषि कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, जलोढ़, रेगिस्तानी, कल कौन सा आपका सही होगा? शाबाश, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है बी, जलोढ़ मिट्टी। पहले क्वेश्चन की रिप्लाई थोड़े से टाइम पर आई है हमारे बताने से पहले। ओके, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज बताई थी, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता, किस पोषक की प्रचुरता होती है? जलोढ़ मिट्टी में पोटाश और चूना की प्रचुरता होती है। लाल मिट्टी में किसकी होती है? लौह तत्वों की प्रचुरता होती है। जो काली मिट्टी होती है इसमें पोटाश, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। और एक मिट्टी बच रही लैटराइट, इसमें लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, NRHM का पूर्ण रूप क्या है? NRHM का पूर्ण रूप क्या है? आगे देखिए, NRHM का पूर्ण रूप क्या है? देखिए नेक्स्ट है, सभी लोग अपनी अपनी मोबाइल एक बार ना थोड़ा सा होता नहीं, ठोक ठाक के, ऐसा नहीं पीटा जाता है, ऐसे पीटिए सही हो जाएगा। आगे देखिए, NRHM का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प यहाँ पर सही, जैसे हम लोग ना वो टीवी रिमोट नहीं चलता तो 2 बार हाथ पे पीटते हैं जरूर है तो चल जाता है। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। विकल्प आपका बी सही होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? नीरज यादव, संदीप चौधरी, देवेंद्र झाझरिया या फिर प्रदीप? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? अगला क्वेश्चन हमारा, पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? हाँ, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, देवेंद्र झाझरिया। ठीक, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, कोल्हाटी भाषा फिल इन द ब्लैंक में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। कोल्हाटी भाषा फिल इन द ब्लैंक में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। महाराष्ट्र है, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश? बढ़िया ही। कोल्हाटी भाषा फिल इन द ब्लैंक में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प है महाराष्ट्र। विकल्प यहीं पर मैंने और 2-4 पॉइंट बताए थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे। कोल्हाटी भाषा महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। कोल्हाटी मिली एक खाना बदोश समुदाय है जो कि उपसमूह फॉर्म जो मैंने बताया था बंजारा लोग हैं। और साथ ही साथ में मैंने ये भी बताया था ये मध्य भारत और महाराष्ट्र में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प 124 में संविधान विधेयक से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 124 में संविधान विधेयक से संबंधित है? 124 में संविधान विधेयक से संबंधित आयोग आपको बताना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, GST विधेयक, या फिर यहाँ पर चौथा विकल्प है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाना। तो यहाँ पर फटाफट से हम लोग कवर करते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प आपका डी सी होता है, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण है। विकल्प आपका डी सी होता है। डीजी गांव पहल की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई थी? डीजी गांव पहल की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई थी? आपको बताना है, डीजी गांव पहल की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई थी? डीजी गांव पहल की शुरुआत, हाँ ठीक है, फास्ट आप लोग जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, हम फास्ट चलते रहेंगे। डीजी गांव पहल की शुरुआत किस विभाग के द्वारा की गई थी? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विकल्प आपका सी सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का प्रतीक क्या है? अगला क्वेश्चन, आरबीआई का प्रतीक क्या है आपको बताना है। आरबीआई का प्रतीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक, इसका भी विकल्प आपका सही हो जाता है सी, एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1935 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्षेत्र से स्पर्धा, यहाँ पर मेनली आपको बताना है ओडीओपी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ओडीओपी का पूर्ण रूप आपको बताना है।
ओडीओपी का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पर देख लीजिए सारा ये हो जाता है आपका क्वेश्चन, ये पूरा डिटेल में, तो चारों विकल्प यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ओडीओपी का पूर्ण रूप, ओडीओपी, ओडीओपी, यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिले में एक उत्पाद, कुछ ऐसा है, इसकी हिंदी है, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी 24 जनवरी 2018 को, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया की पहली हस्तलिखित निडल बुक कौन सी है? मोती महल, चित्रा, मधुशाला, देवदास। विकल्प सही हो जाता है विकल्प मधुशाला, विकल्प आपका सी से होता है। मधुशाला किसने लिखी? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई ये कविता वाली बुक है और इसमें 135 रुबाइयाँ हैं, 4 पंक्ति वाली ये कविता है, 4 पंक्ति में ये पूरी होती है। नेक्स्ट है, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरीन्द्र कुमार घोष ने की थी? बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरीन्द्र कुमार घोष ने की थी? बरीन्द्र कुमार घोष ने बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना इन्होंने की थी? और फास्ट, फिर से आपको ना पीछे से धक्का देना पड़ता है। धक्का देने का मतलब होता है थोड़ा सा बीच में ना आपका उत्साह डाउन हो जाता है, फिर जगाना पड़ता है कि भैया उठो उठो ना, जल्दी से रिप्लाई करो, फिर आप में होश आता है थोड़ा सा, अच्छा रिप्लाई करना है, ये लियो। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है, विकल्प आपका बी से होता है अनुशीलन समिति। बंगाल में अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? बरीन्द्र कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? यहाँ पर आपको बताना है यूनिसेफ है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ये आरती ना बहुत बोल रही है। कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? और पता है जो आप सोचते हो ना कि हम ना देखें, वो हम पक्का देख लेते हैं वो सारा क्वेश्चन, वो हाँ। कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है विकल्प डी, ठीक है, UNODC। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते रहिए। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर के संदर्भित किया था? इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर के संदर्भित किया था? ठीक है, चलिए जल्दी से अगला, कोई बात नहीं, रिप्लाई करते रहना है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकल्प आपका सही हो जाता है डी, आरसी मजूमदार। पता है आप लोग अपने मन में ये बैठाइए कि पहले रिप्लाई आपकी आनी चाहिए, हाँ पहली रिप्लाई आपकी आनी चाहिए। अगर वो रिप्लाई सही होती ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से हाई हो जाएगा, आसमान पे चढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? चलिए जल्दी से बताइए, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है 1974, विकल्प आपका ए सही होता है 1974 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है विकल्प बी, 8 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, BHIM का पूर्ण रूप क्या है? BHIM का पूर्ण रूप, आगे क्वेश्चन में चारों विकल्प देखने को मिलेंगे, ये आगे के पेज पे। BHIM, भीम का पूर्ण रूप क्या है? भीम का पूर्ण रूप आपको बताना है, भीम का पूर्ण रूप आपको बताना है, क्या सही होगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी, विकल्प आपका ऐसे ही होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका सही जवाब। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, भानुमति, ज्ञानसुधा मिश्रा, इंदिरा बैनर्जी। विकल्प यहाँ पर कौन सा सही? भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता, फातिमा बीबी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आगे देखिए, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से किसे मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीदेवी, शम्मी कपूर, कादर खान, विनोद खन्ना।
यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, विनोद खन्ना। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सदा अन्वेषण शुरू किया था? चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, देखिए एकदम से फास्ट हम चल रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प, एक मिनट, विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया? विकल्प आपका डी सी होता है 1980 में। और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। किसने की थी? राखल दास बैनर्जी ने की थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें परिवारों के साथ फिर से मिलाने, आगे मिलेगा, गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है यहाँ पर गुमशुदा और बेसहारा बच्चों के लिए। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है, ऑपरेशन मुस्कान। विकल्प आपका ए सही होता है, ऑपरेशन मुस्कान। थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर किस भगवान के चित्र बने होते हैं? थांका चित्रकला जो है, इसमें सूत या रेशम से बने कपड़ों पर किस भगवान के चित्र बने होते हैं? और फास्ट रिप्लाई, थोड़ा सा फास्ट करिए, यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आपकी रिप्लाई अभी पीछे ही चल रही है। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, बुद्ध है, ठीक है। ये चित्रकला इधर तिब्बती बौद्ध कला का नमूना मानी जाती है, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। आगे, यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था? यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था? नादिया मुराद, ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई, सबिता हलप्पनवार। विकल्प आपका बी सी होता है, ग्रेटा थनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? आगे देख लीजिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारा, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? 1892, 96, 93, 91, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? चलिए फटाफट से, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? यहां पर हमारा विकल्प ए सही हो जाता है, 1892 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा, नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, नौरोजी के द्वारा एक बुक लिखी गई है जो बड़ी फेमस है, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबल कहा जाता है, वो कौन सी बुक है? आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कल का क्वेश्चन, जंक ईमेल को किस रूप में भी जाना जाता है? जंक ईमेल को किस रूप में भी जाना जाता है? आगे बढ़िए, वैसे तो आप लोगों की कोई रिप्लाई सही आनी है नहीं। आगे भैया सभी जल्दी से रिप्लाई करियो, रिप्लाई जल्दी जल्दी ना आए तो रतिया बनी बैठाए रहा, ठीक बा? तो 12 बजे 2 बजे तक ही बैठा रहा, धीरे धीरे चला चूटिया चलता हम चले भी तो तैयार रह। यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है सी, स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। विकल्प आपका सी सही होता है, स्पैम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, मानव शरीर में आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स का क्या कार्य है? अगला, यहां पर हमारा सही क्या होगा? कहां गया? कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। विकल्प आपका बी सी होता है, ठीक है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। आगे अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। हाँ, हाथ तोड़ लियो। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकल्प यहां पर आपका सी सी होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। विकल्प सी सी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन कब होता है? वायवीय श्वसन कब होता है? वायवीय श्वसन कब होता है? अगला क्वेश्चन, वायवीय श्वसन कब होता है? विकल्प बी, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान।
ऑक्सीजन का हमने बताया था आपको, ऑक्सीजन का उपयोग करके जो ग्लूकोज का विघटन होता है, ठीक है, तो वो था ना C6H12, वो 6+6O2 था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सीपीयू को क्या कहा जाता है? 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 कंप्यूटर का फेफड़ा, रीढ़, दिमाग या फिर दिल? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी, कंप्यूटर का दिमाग। सीपीयू विकल्प आपका सही होता है, कंप्यूटर का दिमाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, पर्णवृंत एक अंग है किसका? पर्णवृंत किसका अंग है? पक्षी है, मनुष्य है, पेड़ है, जानवर है? पर्णवृंत किसका एक अंग है? पर्णवृंत किसका एक अंग है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका सही हो जाता है सी, पेड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? कल आपको एक टॉपिक देंगे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। कल आपकी टॉपिक वाइज क्लास होगी, हम आपको टॉपिक देंगे, ठीक है। अभी लास्ट में क्लास के एंड में आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्लास होगी और ईमानदारी के साथ आपको टॉपिक तैयार करके आना है। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? परितारिका, कॉर्निया, पुतली है, रेटिना है? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है कॉर्निया, राइट। विकल्प आपका यहाँ पर बी सी होता है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अगला है, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? ध्रुव है, पूर्णिमा सेकंड या फिर कामिनी? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, शाबाश, विकल्प आपका डी सी हो जाता है कामिनी, विकल्प डी सी होता है कामिनी है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम ऐसी 100% वाली रिप्लाई आनी चाहिए, ऐसी 100% वाली रिप्लाई, एकदम से दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है विकल्प ए, उत्तल लेंस से। विकल्प आपका ए सही होता है उत्तल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान प्रथम को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान प्रथम को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है विकल्प ए, श्रीहरिकोटा। विकल्प ए, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? विकल्प सही हो जाता है यहां पर पुष्पा। बात समझ नहीं आई वैसे मेरे को, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है देवदार। तो टॉपिक से ना पढ़ाया जाए, बात समझ नहीं आई, अब थोड़ा सा डिटेल बता देंगे तो सही रहेगा। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नहीं बताना होता है ना डिटेल में, तो निगाहें कमेंट सेक्शन पे पूरी लगभग लगभग पड़ी रहती है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। विकल्प आपका ए सी होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर हमारा विकल्प सही होता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। विकल्प बी सही होता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तायाहोम है, अंगामी है, निशी है, कुकी है? कौन सा सही होगा? आगे देखिए नेक्स्ट है, राम। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, विकल्प आपका ए सही हो जाता है ताई आहोम। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? कोणार्क है, भुवनेश्वर है, द्वारका है, तिरुपति है? श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? ओके 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 ओके,
श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? विकल्प आपका बी सही हो जाता है, भुवनेश्वर है भैया, भुवनेश्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, आ जाइए सभी लोग, सभी लोग आ जाइए। देर से आने वालों के लिए थोड़ा ही आइटम मिलता है, बाकी बीत चुका होता है। निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं? आज का जो टॉपिक हम देंगे ना, आप तैयार करके जरूर आइएगा, ईमानदारी के साथ अगर आप चलते रहेंगे साथ में ना तो ज़्यादा सही रहेगा। फायदा आप ही का होना है, एकदम से 100%, तो हटिए मत, धीरे धीरे से ना होता है, एक खरगोश वाली चाल ना बड़ी बेटर होती है। यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है बी, मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? अभी सारी क्लासेस, सारे क्वेश्चन कल करवाए थे और सब कुछ आपका तैयार होगा, और इसीलिए मैंने ना वीक में 2 बार किया है। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मोढेरा स्थित, आगे देखिए, विकल्प डी आपका सही होता है, चालुक्य राजवंश, ठीक है, चालुक्य राजवंश। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 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 अच्छा, कल से स्टार्ट है विश्व छात्र दिवस। ओके, विकल्प आपका यहाँ पर सी से होता है, 15 अक्टूबर है, ठीक है, 15 अक्टूबर। 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 17 सितंबर को और 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? दोनों की रिप्लाई आपको करनी है नीचे कमेंट करके। 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, और एक बताया था मैंने, तो वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैरम खां, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर हुमायूं? इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? चलिए, वेरी गुड, यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है विकल्प ए, बैरम खां। किसके द्वारा? अकबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डेली आप सभी की क्लास 10 बजे चलती है। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विकल्प आपका 20 ही होता है 28 मई, विकल्प आपका 20 ही होता है 28 मई। मई से रिलेटेड मैंने कुछ दिवस बताए थे, 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 1 मई को क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ना दलील ना वकील ना अपील, टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? ना दलील ना वकील ना अपील, ये टिप्पणी किससे संबंधित है? ये टिप्पणी संबंधित है रॉलेट एक्ट से संबंधित है, विकल्प आपका ए सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, ये कथन किसका है? संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा, ये कथन किसका है? संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, विकल्प आपका सी से होता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये है। और साथ ही साथ में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है, राइट। विकल्प आपका अनुच्छेद 32 जब भी आएगा तो आप उस पर सही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही होगा? आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, सभी एकदम से खा पी करके एकदम से, मतलब खाली वेट बढ़ा रहे हैं, खाने पीने का कहीं पर हाँ उपयोग नहीं दिख रहा है। विकल्प ये सही होता है, ये केंद्र सरकार की पहल है, ये सही नहीं है, बल्कि अब मैंने आपको बताया था स्थानीय और राज्य सरकार की पहल है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आगे आगे अगला, हाँ रिवीजन, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, असम है।
असम से नहीं गुजरती है ना, और 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए भाई, और सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात कब होती है ये आपको बताना है, और साथ ही साथ में कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है, अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? इतालवी है, डच है, स्पेनिश, फ्रांसीसी। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया? अल नीनो, अल नीनो विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी, स्पेनिश। विकल्प आपका सी होता है, स्पेनिश। और अल नीनो का मतलब होता है, जो अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, छोटा लड़का या फिर क्राइस्ट चाइल्ड है। मेनली ये जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में, मतलब जो असामान्य रूप से गर्म होने की बात बताता है, तो वो अल नीनो ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से वो गर्म होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? पद्मनाभन समिति, अजीत कुमार समिति, R.H. खान समिति, आबिद हुसैन समिति। कौन सा सही होगा? आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है। बिल्कुल सही, यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है, पद्मनाभन समिति है। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, पद्मनाभन समिति। अगला, अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। कौन सा कथन अभ्रक के बारे में सही है? अभ्रक के बारे में सही हो जाता है, ये लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना होता है। किससे? लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना होता है अभ्रक। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 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 राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? इसका सही जवाब कौन सा होगा? विकल्प डी हमारा सही होता है, 26 जनवरी 1930। विकल्प आपका डी से होता है, 26 जनवरी 1930। हाँ, एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई, जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जोरदार तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? C.R. दास, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। C.R. दास विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है ए। ठीक, चलिए अगला आपका फेवरेट क्वेश्चन है, मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? गुड़ है, चीनी है, गन्ना है, शहद है? मीठी क्रांति, चलिए जल्दी से। मीठी क्रांति, ये विकल्प आपका सही हो जाता है सी, गन्ना। राइट, आगे रिप्लाई करिए आप लोग, किससे संबंधित है? आगे देखिए, आगे आगे, पता नहीं आप लोग बता ही नहीं रहे सही है कि गलत है, हम बता रहे हैं। चलिए भाई, गन्ना गलत है, सही हो जाता है डी, शहद। आप लोगों को चेक कर रहे थे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अच्छा, ठीक ठीक, हनी, मान गए भाई, मान गए। वो पूरी इमोजी के साथ हनी आ रही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, सभी प्लेटफॉर्मों पर RXIL TREDS पर संव्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो आपको मैंने बताया था HAL, क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, HAL। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? विकल्प आपका डी से होता है, बिहार है। भारत ने कब पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया? भारत ने कब? चलिए, चार विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से देखिए।
ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी, अगस्त 2002 को। अगस्त 2002 को भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया था। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है भारत के राष्ट्रपति। विकल्प आपका सी से होता है भारत के राष्ट्रपति। मौसम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? मौसम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? फारसी, अरबी, हिंदी या फिर संस्कृत है? यहाँ पर सही जवाब हमारा विकल्प बी से हो जाता है अरबी है। मौसम शब्द मानसून के अर्थ में अरबी भाषा से संबंधित है, ठीक है, और अरब के नौका चालकों द्वारा यह शुरू में प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ेंगे। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प ए है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। यहीं पर आपको थोड़ा सा और आगे बताते चलते हैं। जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है ना, 1973 में शुरू किया गया था और कार्यक्रम का उद्देश्य था भूमि, जल, पशुधन, मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना, उसका कम करना। और यहाँ पर जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया था। बात करेंगे 5वीं की, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना और आत्मनिर्भर बनाना था। 6ठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण करना था और रोजगार में वृद्धि, गरीबी में कमी और तकनीकी आत्मनिर्भरता जैसा कुछ इनका उद्देश्य था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यहाँ पर किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? आगे बढ़िए, अगला है आगे आ जाइए। यहां पर हमारा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प आपका यहां पर बी से हो जाता है मूल है। विकल्प बी से होता मूल है, ठीक है। आगे मोल का सारा कॉन्सेप्ट हमने बताया था, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और भौतिक राशि और इकाई के बारे में बताए थे। अच्छा, प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या मैंने बताया था आपको? लक्स, टेस्ला, जूल, हर्ट्ज। क्या सही होगा? प्रदीप्ति घनत्व लक्स था, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का मैंने बताया था टेस्ला था। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का है क्या? जूल है। आवृत्ति का हर्ट्ज था। स्वप्रेरण गुणांक हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? त्रिशूल, धनुष, पिनाका, पृथ्वी। चलिए भाई, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी, पिनाका है। उबंटू क्या है? वेब ब्राउजर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, मैलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू क्या है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है उबंटू। विकल्प डी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप आपको बताना है। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विकल्प आपका सी से होता है, राइट। शाबाश, बहुत बढ़िया और फास्ट एकदम से। जितनी जल्दी आप करेंगे ना उतनी जल्दी हम क्लास को कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है काई, जिसे हम कहते हैं लाइकेन। ये हो जाता है लाइकेन, जो सहजीवी संबंध बताता है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है इसमें, ठीक है, एल्गी और फंजाई का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? कौन सा रोग विषाणु से होता है? एक क्वेश्चन आपको हम बार बार बताते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड पूछा जाता है और वो भी डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में। टाइफाइड है, तपेदिक है, हैजा है, चिकन पॉक्स है। सही जवाब इसका हो जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है
विकल्प डी चिकन पॉक्स विषाणु से होने वाला रोग है, और ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, ये सब तो अभी मैंने आपको जीवाणु से संबंधित बताया भी है ना। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको कुछ टेस्ट के बारे में भी बताया था, तो ये बताइए विडाल टेस्ट किससे रिलेटेड है। विडाल टेस्ट आपको बताना है, और साथ ही साथ में दूसरा पॉइंट ये है सिक टेस्ट और एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, ये तीनों आपको बताने हैं। विडाल, सिक, एलिसा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं जो मैंने ना पढ़ाया हो। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। आगे, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। इस्पात, हाँ इस्पात है, निर्वात है, वायु है, दूध है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती। यहाँ पर विकल्प आपका बी सी हो जाता है, निर्वात है। निर्वात ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे भाई, दिल से लाइक करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मछली पालन, रेशम की खेती, पक्षी, मधुमक्खी पालन। शाबाश। कल का टॉपिक आपको हम देंगे अभी क्लास में, जैसी क्लास ओवर होगी कल का टॉपिक देंगे। टॉपिक से आपको एकदम जोरदार वाली क्लास करवाते हैं। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एचडब्ल्यू, जब तक आपको ना पीट के ना करवाया जाएगी, या फिर थोड़ा सा वैसे ना, तो आप लोग करने वाले हैं नहीं, एकदम से रिलैक्स रहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, रेशम। सेरिकल्चर शब्द रेशम की खेती से संबंधित है। रेशम किससे बना होता है, प्रोटीन। और किस वृक्ष पर इसको पालते हैं, शहतूत पर। ठीक है, चलिए एपीकल्चर किससे संबंधित है। एपीकल्चर है, पीसीकल्चर है, विटीकल्चर, वर्मीकल्चर। 4 चीजें हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, आप बताएंगे। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, बिना विकल्प के। कुछ नहीं मिला। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। रोम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, मॉनिटर है। आगे देखिए, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। हाँ, अभी आप लोगों ने देखा एक और क्वेश्चन में था, तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है, सी। कंप्यूटर का दिमाग करके ऑप्शन था, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, आरओएम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म क्या है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, और क्या, कुछ नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स, 7 मतलब 7, ये वाला 7 है, कुछ और नहीं है, 7 करना है खाना पीना वाला, तो 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं। त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। आगे देखिए नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। हम कोई भड़ास नहीं निकाल रहे भाई, लग रहा है क्या। त्रिपुरा ना मिले खरीद के खा लेंगे, क्या करना क्या है। यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाता है, विकल्प बी, सिक्किम है। विकल्प बी से होता है सिक्किम है। ठीक है, और आगे, सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सिक्किम बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य भी है। सिक्किम को फल उद्यानों का शहर भी कहा जाता है। और सिक्किम कैसे बना, जो 36वां संविधान संशोधन था, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। अगला, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अभी सारी बातों की रिप्लाई आप लोग की देंगे। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो ये सारे गुरु हैं। अब आपको बताना है कि कौन से गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद, गुरु गोबिंद सिंह जी।
चलिए भाई, विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाता है? विकल्प आपका डी सी होता है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। विकल्प आपका डी सी होता है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा। अच्छा, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? गुरु नानक देव जी को दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अगला। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन की रिप्लाई आप लोग करेंगे। गुरुमुखी जो लिपि है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस देव ने की थी? मतलब ये सिख गुरु ही थे, तो किसने की थी? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? हाँ ठीक है, अंग सही जवाब है, सबरीमाला मंदिर। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, केरल में स्थित है। ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। और यही अभी आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कुछ साल पहले, तो महिलाओं के प्रवेश पर इस पर प्रतिबंध लगा होता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है और यूनेस्को द्वारा इसे भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल भी किया गया 1984 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? दिल्ली में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? आगे, कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाता है, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ये यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा है ना। और ये रहा अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, हौज खास है, लाल किला, सफदरगंज का मकबरा, जामा मस्जिद, ये सभी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। एकदम से रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आगे। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर के दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर के दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया, तो दांडी गुजरात के किस जिले में है? आपको बताना है दांडी गुजरात का कौन सा जिला है? पोरबंदर, नवसारी। यहाँ पर विकल्प आपका बी सी होता है, नौसारी। इसका सही जवाब क्या होगा? नौसारी। विकल्प आपका बी सी होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा, ये किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर के रहूंगा, ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल सही है। यहां पर आपका विकल्प सही हो जाता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक। विकल्प आपका सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? विकल्प कौन सा सही होगा आपका? 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? विकल्प यहाँ पर आपका सी सी हो जाता है, विजया बैंक और देना बैंक है। विकल्प आपका सी सी होता है, विजया बैंक और देना बैंक है। ठीक है, विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? शिमला है, दिल्ली है, लखनऊ, रांची। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाता है, शिमला इसका सही जवाब है। विकल्प आपका यही सही होता है। अच्छा, यहीं पर आपको रिप्लाई करते रहना है। ये पहला क्वेश्चन हमारा, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची, पुणे, देहरादून, चेन्नई। चलिए, विकल्प मैंने दे दिया। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई, देहरादून, पुणे, रांची। तीसरा क्वेश्चन हमारा, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? चेन्नई, देहरादून, पुणे, रांची। केंद्रीय औषधि अनुसंधान, लखनऊ, चेन्नई, देहरादून। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। ये मैंने पता नहीं 5 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए, 5 में आप लोगों की रिप्लाई आ जानी चाहिए। और चलिए हम इसका आंसर भी बता देते हैं लाइन से। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये है लखनऊ में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून में, भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में, इंडियन लाख रिसर्च संस्थान है रांची में। ये आप मिला लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश
बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? भारत है, नेपाल है, भूटान या फिर मालदीव? सही जवाब आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ठीक है, हाँ आगे बढ़िए। बिम्स्टेक का सदस्य, विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है डी, मालदीव। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के सदस्य देश में भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका है। बिम्स्टेक की अगर फुल फॉर्म की हम बात करते हैं, बिम STEC, तो ये हो जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। हाँ चलिए, इस प्रार्थना समाज के संस्थापक में अच्छा स्लो क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। जब हम स्लो चलते हैं तो आप लोग कहते हैं फास्ट, तो इसलिए मैंने फास्ट पूछ लिया। चलिए कोई बात नहीं, अब से हम स्लो क्वेश्चन पूछेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है प्रार्थना समाज से रिलेटेड, विकल्प आपका बी सही होता है, आत्माराम पांडुरंग, विकल्प बी। अच्छा यहीं पर आप बताइए, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद। तो यहां पर सही जवाब हो जाता है सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक, हिंदू महासभा के संस्थापक, यही सेम विकल्प आपके सामने, हिंदू महासभा के संस्थापक। चलिए विकल्प दे देते हैं, मदन मोहन मालवीय, ज्योतिबा फुले, राममोहन राय, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद। कौन सा सही होगा? हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, अब यहां पर अगर हम पूछते हैं रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, ये चार विकल्प में से एक आपको मिल जाएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, यहां पर चार विकल्प में से एक आपको मिल जाएगा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। और साथ ही साथ में आत्मीय सभा, आप भी बताते रहिए, आत्मीय सभा के संस्थापक। इसमें इसका सही जवाब, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था रामकृष्ण मिशन का, तो ये इसका सही जवाब होता है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आत्मीय सभा के संस्थापक, ये इसमें भी यही चार विकल्प हैं, चारों में से एक मिल जाएगा। आत्मीय सभा, इसका उत्तर हो जाता है राजा राममोहन राय। ठीक है, अच्छा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये विकल्प हम आपको चार देते हैं, चार में से स्वामी विवेकानंद है, आत्माराम पांडुरंग है, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। चारों में से जो सही हो उसके रिप्लाई नीचे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं? इनमें से, आगे देखिए नेक्स्ट है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं? कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं? अच्छा ठीक है, और स्लो। अब यहां पर हमारा विकल्प ए से होता है पराग्वे और बोलीविया, विकल्प आपका ए से होता है पराग्वे और बोलीविया, ये ठीक है। अगला, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? हाँ आगे, बिल्कुल विकल्प आपका यहाँ पर डी सी होता है, गुजरात है। शाबाश, गुजरात है। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई की 1214.7 किलोमीटर है। और आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है?
आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, पता नहीं क्या सब बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला, बारालाचा, नाथुला, जलेपला। आगे, हाँ आंध्र प्रदेश सही जवाब है, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला कौन सा है? श्रीनगर और लेह को, बिल्कुल सही, जोजिला दर्रा जोड़ता है, विकल्प ए सही होता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत सारे दर्रे बताए थे, तो यहाँ पर आपको बस ये बताइए, बुर्जिल जो दर्रा है, बुर्जिल दर्रा, ये किस किस को जोड़ता है? अच्छा, जवाहर सुरंग किस में है? जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? जवाहर सुरंग किस दर्रे में? दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बस दो क्वेश्चन। वैसे तो सारा मैंने बताया था, नाथुला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, ठीक है। ठीक है, चलिए, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, और जवाहर सुरंग, हाँ नाथुला जो है, ये नाथुला दर्रा सिक्किम, और ये इधर ये चुम्बी घाटी जो दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? विकल्प डी, कोल इंडिया लिमिटेड है, विकल्प आपका डी सी हो जाता है, कोल इंडिया लिमिटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में है। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही होगा। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच, विकल्प आपका डी से होता है, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। नई दिल्ली से कोई देख रहा है क्या क्लास को? नई दिल्ली वाले बताएं एकदम से, मतलब एकदम से तरोताजा। दिल्ली उल्ली वाले ना एकदम से तगड़े होते हैं दौड़ने में, पढ़ने में पता नहीं। अगला क्वेश्चन है, दौड़ भाग करने वाली जिंदगी, जो इस सेंस में बोलना। अगला क्वेश्चन है, नहीं तो आप लोग पता नहीं कहाँ दिमाग लगा लेते हैं भाई। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? अगला, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। अरे प्रयागराज वाले तो पवित्र दिल और आत्मा के होते हैं, प्रयागराज वाले। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से प्रयागराज और वाराणसी जैसी जो धार्मिक फीलिंग है ना, कहीं और नहीं आती है। सीरियसली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब हाँ। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? अगला, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प ए ओडिशा है, विकल्प आपका ए सही होता है, ओडिशा है। ये सबसे पुरानी चित्रकला है, इसमें पट्टचित्र शैली में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। बिहार की एक पेंटिंग बड़ी फेमस है, जो कि एग्जाम में इतनी ज़्यादा पूछी जाती है, पता नहीं क्या है, चिपक गए हैं इस क्वेश्चन से। हैं आगे, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय है? तो ओडिशा। और यहाँ पर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, मधुबनी पेंटिंग। अगला, हम अभी बुक से बाहर नहीं निकले। ये वाली तो और भी अच्छी पवित्र स्थली होती है ना, बुक से बाहर ना निकलने वाले तो एकदम से वो होते हैं ना, कि जो सूरदास कबीरदास
इन सब टाइप की कैटेगरी में। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बिहार है। अच्छा, आपसे मैंने मांझ के बारे में पूछा था, तो ये कहाँ से था? ये एमपी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा, मांडड़ा ये कहाँ की है? ये कला है, ये किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार है। कौन सा सही होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, हाँ, मांडड़ा ये राजस्थान की है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? उत्तर प्रदेश का वो था, मैंने बताया था, चौक पूर्णा था। अच्छा, रंगोली कहाँ है? रंगोली कला है, वैसे तो हर जगह फेमस है, लेकिन पर्टिकुलर कहीं से इसकी ओरिजिन होती है, तो रंगोली कहाँ से? अगला क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल विकल्प आपका ये सही होता है, श्री नीलम संजीव रेड्डी, राइट। अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक मैंने ओरल टेस्ट लिया था, आपको याद है एक बार, जिसमें हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को खत्म किया था। बहुत ही तगड़ी क्लास थी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ बचा नहीं था। अगर हम कोशिश देखते हैं, उसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर कम्युनिटी पर शेयर करेंगे, उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। आपका ये 2 टॉपिक ना तो ऐसा कंप्लीट हो गया, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए 100 या 200% इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा, विकल्प आपका सही हो जाता है द हेग, नीदरलैंड्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1945 में। कहाँ पर हुई थी? हेग में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अच्छा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है। आगे, अच्छा यूनिसेफ का जग जाहिर है, तो जल्दी से रिप्लाई करिए। ओके, न्यूयॉर्क इसका सही जवाब हो जाता है। यूनिसेफ का जग जाहिर है, न्यूयॉर्क में है। अच्छा, आप बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? जो कि जग जाहिर तो है नहीं। ये चारों विकल्प हैं, साथ साथ में आप इसमें और जोड़ लीजिए। भारत है, वाशिंगटन डीसी है। कौन सा सही होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग हेडक्वार्टर में ऐसे चिपक जाएंगे कि पता चले कुछ देर के बाद अपना घर का एड्रेस ही बताने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। आगे, हाँ इसका भी अभी जो मैंने पूछा विश्व बैंक का, विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है, ठीक है। ठीक है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल विकल्प आपका डीसी हो जाता है, एशिया में। विकल्प आपका डीसी होता है, एशिया है, ठीक है। चलिए, एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार इधर आप मंगोलिया और देखेंगे, मंगोलिया और चीन में है पूरा, ठीक है। और कालाहारी कहाँ पर है? कालाहारी, तकला मकान, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? 3 मैंने पूछा है। कालाहारी मरुस्थल इधर है, अफ्रीका, बोत्सवाना का। तकला मकान मरुस्थल ये चीन में स्थित है, सिक्यांग। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी चिली में स्थित है। अच्छा, विश्व का सबसे विशाल बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है। ये 5 रुपए वाली जो जीके की बुक मिलती थी ना बस में, वहाँ उसमें भी दिया रहता है, तब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब भूल जाए तो एकदम से हमारी खासियत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, चंद्रवरदाई, जयदेव, कल्हड़। आगे, हाँ, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। शुक्रिया, आगे बढ़िए, आगे 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 आगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? उड़ा दीजिए सारे विकल्प। आप लोग तो एकदम से वैसे चल रहे हैं जैसे, हाँ विकल्प डी सी होता है, कल्हड़ है, ठीक। अच्छा, अच्छा यहाँ पर बताइए कालिदास की कुछ रचनाओं के बारे में बता दीजिए। एक आध रचना के बारे में बताइए, कोई कालिदास की एक रचना बता दीजिए।
कालिदास की एक रचना। चलिए, कुमार संभव में, रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत, ये सभी कालिदास की हैं। अच्छा यहाँ पर बताइए आप लोग, अच्छा गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से बताइए, गीत गोविंद के लेखक हैं। गीत गोविंद मुद्रा राक्षस, कौन बोलिस? रात हो गई ना, आत्मा प्रवेश कर जाती है, तब रिप्लाई आप लोगों की आ रही है। हाँ तो यहाँ पर, अच्छा 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 अच्छा, वो समझ गए समझ गए, जो हमने कालिदास का पूछा था। आगे देखिए, आगे 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 आगे, ये हम, ओके यहाँ पर सही हो जाता है। अच्छा आप लोग ये कालिदास के रचनाओं के रिप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल। गीत गोविंद जयदेव, जयदेव, जयदेव ने ये भी लिखा था ना, रति मंजरी, ये हालांकि बड़ा कम पूछा जाता है, रति मंजरी। गीत गोविंद के आगे रति मंजरी भूल जाते हैं लोग, लेकिन किसी को याद आ गया ना। आगे देखिए आगे, अच्छा चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई किसके लेखक हैं? किसके लेखक? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ये तो सूरदास की हो गई, साहित्य लहरी, सूरसागर, ये सभी हैं। आगे आपको बताना है बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? बुद्ध चरितम के लेखक, ये बताइए और आगे बढ़िए। ये हिंदी से नहीं, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ए भगवान, ये तो नेट पे है पूरी, मतलब रामायण खत्म होने वाली है, नेट को छोड़ दो दीदी, आगे बढ़ियो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? आगे देखिए नेक्स्ट। ये हमारा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। जब हमको कुछ नहीं आता ना तो मेरे दिमाग में ये पानीपत, बक्सर, प्लासी ये सब चलता है। अगला अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो ये विकल्प आपका डी से होता है, 1556 है। विकल्प आपका डी से होता है 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 में होता। अब प्रथम युद्ध हम आपको डेट बताएंगे, लेकिन किसके बीच हुआ था आपको बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। लेकिन ये किसके बीच हुआ था आपको बताना है। किसके बीच हुआ था आपको बताना है। पहला मैंने बता दिया, पहला युद्ध किसके बीच हुआ था आपको बताना है। चलिए हम एक और हिंट दे देते हैं, बाबर और किसके बीच हुआ था? बाबर और किसके बीच हुआ था? बाबर और अकबर, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। विकल्प भी मैंने दे दिया। आगे बढ़िए। हाँ यहां पर मैंने विकल्प में दिया बाबर और इब्राहिम लोदी, हो जाएगा सही जवाब है, ठीक है। अच्छा दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1556 को ही थी। और अच्छा अब पानीपत के तृतीय युद्ध की बात कर लेते हैं। तृतीय हुआ था 14 जनवरी 1761 में। किसके बीच हुआ था? मराठा और किसके बीच? आगे आप लोग बताइए। चलिए हम तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं? चीन है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान। चलिए भाई आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, विकल्प डी आपका सही होता है, जापान है। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं, जिनमें कि 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य में कौन कौन होते हैं? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस और चीन है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, और 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है?
लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? चीन तो है भैया। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? चलिए, इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प सी, 552 है। तो ठीक है, लोकसभा संसद का निम्न सदन है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। चलिए, इधर ये भी रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। ये तो हम फटाफट से कवर करेंगे, ये आप लोग देख चुके हैं। आगे फिर से रिप्लाई अभी थोड़ी सी स्लो हो चुकी है और हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये रिवीजन क्लास है पूरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती? विकल्प आपका सी हो जाता है, कोयना है। विकल्प आपका सी होता है, कोयना है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? हाँ, आगे यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाता है, तापी है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर हम पहली नदी की बात करते हैं तो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहले नंबर पर है नर्मदा। आप लोग की, हाँ, आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कावेरी, ब्राह्मणी, वैगई, पेन्नार। उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाने वाली नदी है, विकल्प आपका डी से हो जाता है, पेन्नार है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी सहायक नदियों में पापाधन और चित्रावती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? केन है, सोन है, बेतवा, चंबल। नींद आ रही है? सोना नहीं है, नींद आए चाहे ना आए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? विकल्प बी, सोन है। सोन अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से मिलती है। ये लाइन रट गई है मेरे को। अगला, हाँ, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? कल का टॉपिक अभी आपको हम देते हैं, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक होगा, मतलब टफ वाला होगा। टिपिकल क्या, टफ होगा। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, ताप्ती, महानदी या फिर सोन? अमरकंटक से निकलती है। विकल्प आपका डी सी हो जाता, सोन है। विकल्प आपका डी सी होता, सोन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सभी सुमेलित है। ये क्वेश्चन ही हमने एकदम से गड़बड़ टाइप कर दिया। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी? बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पर हमारा कौन सा सही होता है? हाँ, यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका सी से होता है, कावेरी है। विकल्प सी से होता है, कावेरी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह नदी कौन सी है? वह नदी कौन सी जिसका उद्गम भारत में नहीं है? वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं? चिनाब है, व्यास है, सतलज है, रावी है? वह नदी कौन सी जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका सी से होता है, सतलज। विकल्प आपका सी से होता है, सतलज है। अगला है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी कौन सी है? रुको भाई रुको। हाँ, सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी
एकदम से छोटी सी है, बहुत छोटी सी प्यारी सी नदी है। तो सबसे छोटी नदी में डी है, सोन। बहुत सारे रिप्लाई सोन ही है, ठीक है। सोन नदी, इसकी पूरी लंबाई की अगर हम बात करते हैं 784 किलोमीटर है, और कृष्णा नदी की है 1401 किलोमीटर, और नर्मदा की है 1312 है। कावेरी, कावेरी की कितनी है, 805 है। तो सबसे छोटी यही हो जाती, सोन है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ, छोटी सी है। भारत, विकल्प के अकॉर्डिंग हमें सारे ऑप्शंस देखने हैं ना, विकल्प के अकॉर्डिंग ही हमें चुनना है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी नदी, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विकल्प आपका सी हो जाता है, गंगा है, ठीक है। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 25 किलोमीटर है। वैसे ब्रह्मपुत्र, अगर आप रिप्लाई सोच रहे होंगे ना, इसकी 2900 किलोमीटर है, लेकिन कुल लंबाई जो भारत में है 916 ही किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। विकल्प ए, दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। रीजन इसके पीछे ये होता है कि यहाँ पर कोयला उपलब्ध होता है, ठीक है। अच्छा, दामोदर नदी अपने बाढ़ के लिए भी कुख्यात थी, तो जिसके कारण से इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान में से होकर के बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर के बहती है? सावित्री है, एक मिनट भाई, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर के बहती है? थार रेगिस्तान से होकर के बहने वाली नदी है, विकल्प आपका सी हो जाता है, लूनी है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है? उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस के संगम का स्थान है? तो यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती है। अगला क्वेश्चन, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी ही, सहायक उपनदी है सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है आपको बताना है। नदी, ये किस नदी के बारे में बात की जा रही है? तो किस नदी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? नदी है, ये इसका सही जवाब हो जाता है ब्रह्मपुत्र है, विकल्प सी ब्रह्मपुत्र है। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में, समागम खत्म कहाँ पर होती है? ये कहाँ पर खत्म होती है नदी? किस नदी का समागम अरब सागर में है? अरब सागर में गिरने वाली नदी है, विकल्प आपका यहाँ पर ये सही हो जाता है, नर्मदा है। ये अमरकंटक से निकलती है, और इस नदी का जो एंड होता है खंभात की खाड़ी, जो समागम होता है खंभात की खाड़ी अरब सागर में है, और ये पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है, तो ये है विकल्प आपका डी, कृष्णा है। कृष्णा नदी ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, और ये दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, तो पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। और ये इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जुड़ा हुआ है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रथम नदी है जो कि गोदावरी है, ठीक है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए कौन सी नदियां हैं? 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए कौन कौन सी नदियां हैं? कौन कौन सी नदियां हैं? यहाँ पर विकल्प आपका बी सी होता है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? विकल्प सी हमारा सही होता है, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं।
नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल, क्यूसेक, रिक्टर स्केल, एनीमोमीटर। तो ये सही जवाब हो जाता है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए हम क्यूसेक मीटर, इसका पूरा हो जाएगा, क्यूसेक मीटर लिखा जाता है, क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल पर समुद्र में हवा की गति, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता, एनीमोमीटर से पृथ्वी तल पर हवा की गति मापी जाती है। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के फिल इन द ब्लैंक किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? विकल्प आपका डी से हो जाता है नासिक है, विकल्प डी नासिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली को प्रस्तुत करती हैं? हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रवाह प्रणाली को प्रस्तुत करती हैं? विकल्प बी हमारा सही होता है पूर्ववर्ती, विकल्प बी सही होता है पूर्ववर्ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ग शुंड स्थलाकृति किस प्रक्रम से संबंधित है? वर्ग शुंड स्थलाकृति किस प्रक्रम से संबंधित है? विकल्प डी हमारा सही होता है हिमनद है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? विकल्प हमारा सी से होता है बरखान है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी के पुनर्जीवन का प्रतीक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नदी घाटी के पुनर्जीवन का प्रतीक नहीं है? विकल्प डी हमारा सही होता है संरचनात्मक सोपान है, विकल्प आपका डी से होता है संरचनात्मक सोपान। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में, विकल्प बी सोन है। मानस किस नदी की उपनदी है? अभी क्वेश्चन में ही बड़ा सा मैंने पूछा था, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? विकल्प डी हमारा सही होता है ब्रह्मपुत्र है, विकल्प आपका डी से होता है ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी वृंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी वृंश द्रोणी से होकर के बहती है? नर्मदा है, सोन है, गोदावरी, कावेरी। कौन सी नदी वृंश द्रोणी से होकर के बहती है? विकल्प यहाँ पर आपका ए से हो जाता है नर्मदा, विकल्प ए से होता है नर्मदा। अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदी या फिर किन नदियों का स्रोत है, आपको बताना है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प डी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। नर्मदा है, महानदी, सोन। ये क्वेश्चन बड़ा ज्यादा पूछा जाता है, ये कभी मैंने 2-3 एग्जाम में देखा है। अगला, अरे 1 मिनट, ये मैंने लगाया तो है, कैसे चार्ज नहीं हो रही है, रुकिए। एक मिनट, हाँ ठीक है। अरे स्विच बोर्ड ही नहीं काम कर रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट नहीं खत्म, टाटा बाय बाय नहीं हुआ। आगे देखिए, आगे कहाँ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बहुत जल्दी वेट करते हैं सभी टाटा बाय बाय का। निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है किसने? अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसने किया है? निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन के लिए फेमस जो नदी है, कुख्यात कहेंगे जिसे, विख्यात नहीं कुख्यात कहेंगे। विकल्प सी हमारा सही होता है कोसी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं?
तो इसमें सही जवाब हो जाता है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। ठीक है, विकल्प आपका बी सही होता है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी जो एक विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है? विभ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी? ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है विकल्प, यहां पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, नर्मदा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ज्यादा नहीं बचा है, परेशान मत होइए। अगला है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का एग्जाम्पल यहाँ पर आपका विकल्प बी से होता है घग्गर है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी में विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है गोदावरी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विकल्प आपका बी सही हो जाता है सोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका डी से होता है नर्मदा है। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? विकल्प आपका डी से होता है नर्मदा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही क्रम है? चलिए इसकी रिप्लाई करिए। हाँ, इसकी रिप्लाई, इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प डी नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। हमारा अगला क्वेश्चन है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? विकल्प आपका बी से होता है अहमदाबाद है। पूरी क्लास आज की हो जाती है कंप्लीट और आप लोगों के धैर्य की हम प्रशंसा करते हैं और साथ ही साथ में क्लास एक बार थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुई, उसके बाद भी आप लोग रुके रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आज का सवाल ये है कि पुलिकट झील मैंने पढ़ाया नहीं इसे, पुलिकट झील किस राज्य में है? चिल्का झील, सारे क्वेश्चन झील से। चिल्का झील किस राज्य में है? वुलर झील किस राज्य में है? सांभर झील किस राज्य में है? किस राज्य में? ये हो गया। ठीक है, और दूसरा ये एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तीसरा क्वेश्चन अंतःस्थली, पहले तो ये हम बता दें आप लोगों को, अंतःस्थली अपवहन नदी का एग्जाम्पल आपको बताना है। कल का टॉपिक आपके पता है क्या है? आयोग। कल का टॉपिक है आयोग और समितियां। यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे, चाहे जो भी पेपर उठा करके जरूर पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड, तो थोड़ा सा तगड़ा तैयार करके आइएगा। आयोग और समितियां, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल पूरा करवाएंगे, पूरा टॉपिक वाइज क्लास है, ये होमवर्क है, इसे भूलना नहीं। और इसी के अकॉर्डिंग कल हम क्लास इसी पर आधारित करवाएंगे। जो 10 बजे की आपकी है पूरी क्लास, ये इसी पर चलेगी, स्टैटिक जी के टाइप में होगी, आयोग और समितियाँ। और साथ ही साथ में आपकी सुबह करंट की क्लास होती है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए, जिसका नाम है वन डे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन करके, तभी वो आता है लास्ट में ये जोड़ने पर। ठीक है, और चलिए आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए मुनमुन ब्लॉग्स चैनल पर आ जाइएगा, और साथ ही साथ में आप लोग इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है अमिता तिवारी ऑफिशियल। तो थोड़ी बहुत इधर उधर की वो खाली ना जस्ट फॉर फन के लिए है, अमिता तिवारी ऑफिशियल। तो उससे ये होता है, जानते हैं क्या है, जीना चाहिए, हर एक मोमेंट को जीना चाहिए। आप लोग भी ना कभी ना एकदम से बचपना, ये लाइफ ऐसी है ना, मेच्योर तो वैसे ही बनाती रहती है, तो बचपना होना चाहिए आपके अंदर, और हर चीज़ को एंजॉय करते रहिए। कोई भी ये कभी मत सोचिएगा अच्छा हमें ऐसे कर दे तो इमेज का क्या होगा, परेशान हो जाएंगे फिर इसके साथ। जो है जैसा है, आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको वो चीज़ मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, वो इमेज है, वो सारी चीज़ें। लेकिन थक जाएंगे अगर बहुत मेच्योरिटी के साथ, क्या लेकर के जाना ही क्या है,
कौन सा टैग आपका लग जाएगा, फिर उसके बाद से उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ बड़ी स्मूथली चलेगी। कुछ नहीं, एंजॉय करते रहिए, आपके दिल में एक थोड़ी सी खुशी वाली वो हलचल थोड़ी सी होनी चाहिए। तो बस कुछ नहीं है, एंजॉय करते रहिए। और जो भी हम जैसे थोड़ा बहुत जो भी ऐसे वीडियोस अभी हम सीख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी हम डाल रहे हैं वो तो कहने का मतलब होता है कि ना जस्ट फॉर फन, खाली खाली मतलब ऐसे फन के लिए है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, मेरे को अच्छा सा भी लगने लग गया है। हाँ, क्लास एक सुबह होती है, करंट की क्लास होती है, करंट की क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए। उसमें आप लोग करंट की क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए। दोपहर 2 बजे क्लास होती है, रात के 10 बजे हमारी क्लास तो होती है। और ये तो जग जाहिर है 10 बजे, 10 बजे एकदम से चिपक गए हम लोग इस पे, ठीक है। अलंकृता, बिल्कुल कुछ मत सोचिए कभी भी। साक्षी, ओके। कबूतर, ए भगवान कैसा नाम है। फाइनली बाय, ओके। फाइनली बाय का क्या मतलब होता है? फाइनली बाय का मतलब क्लास से बाय या फिर ऐसे बाय बाय? भाई इतना ज़्यादा मत किया करिए। जैसे रात में जब जा रहे हैं ना, गुड नाइट कर दिया करिए। पता नहीं, वैसे मुझे बाय से कोई एलर्जी नहीं कि बाय बोला जाए, ऐसे कुछ पता नहीं, थोड़ा सा जैसा लगता है फाइनली बाय, अरे भगवान थोड़ा सा अजीब सा साउंड करता है ना। जाओ ना, नहीं जा रहे एक ऐसे। अच्छा, अच्छा एक चीज मैं बताऊं, पीडीएफ कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ डाल देंगे, सीरियसली मैं बता रही हूँ। पीडीएफ से अगर आप लोग सच में पढ़ डालते हैं, पूरा पीडीएफ डाल देंगे। वैसे पीडीएफ रखने हम रखे ही तो रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ का कोई मतलब नहीं, अगर हमने जैसे पढ़ा दिया और नहीं डाल रहे हैं तो उसके पीछे का एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अगर हमने पीडीएफ शेयर कर दी, आप लोग अपना ज़रूर फीडबैक इस पर दीजिएगा। अगर मैंने दे दी, आप लोग उसको पता है स्टोर करके रखते हैं। हम सीरियसली आज तक जैसे जो भी पीडीएफ है, जो भी मैटर हम स्टोर करके रखते हैं ना, कभी नहीं पढ़ पाते, लास्ट मोमेंट पे वो कभी नहीं पढ़ पाते, खाली ये सोचते हैं कि रखे हैं रखे हैं। हमने स्क्रीन शॉट, अभी मैंने थोड़ा सा मोबाइल चेंज किया तो पता है उसमें स्क्रीन शॉट में लगभग रहा होगा 1,000 कुछ, मतलब ऐसे स्क्रीन शॉट था। यकीन मानिए मैंने कभी देखा ही नहीं, जब डिलीट करना वो देख रहे ये, मैंने कहा अरे ये बकवासी, तो कभी पढ़ा नहीं है ये है। अच्छा, पीएम प्रेसिडेंट वाला लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है बिल्कुल। तो बस वो कोई हम पीडीएफ आप लोग अगर हम शेयर कर देना, सीरियसली आप कभी नहीं पढ़ेंगे। आप देख लीजिएगा, आध दो बार कभी आप जिंदगी में पढ़ भी लिए तो फिर उसके बाद से दोबारा आप पढ़ेंगे नहीं, ये भी कंफर्म है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम शेयर कर देंगे। और एक पीडीएफ शेयर करने के बाद पता है क्या, जैसे अगर हमने 30 क्वेश्चन करवाए, 50, आपको 50 ही पता है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर पूरे 150 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम 3 पॉइंट नहीं होते हैं, लगभग लगभग 5 से लेकर के 8 या 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाते, तो वो सारी चीज़ें आपकी नहीं मिल पाएंगी। स्पीड में थोड़ा करिए, वीडियो को एकदम से फटाफट से करके देख लीजिए, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। मैम जी हमारी चॉकलेट का, हाँ ये बात तो है भाई। बात चॉकलेट की है तो ये सारी चीज़ें, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे अगर मेरे साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जैसे हम सारे सिंगल लोग जो हैं और वैसे जो कपल वाले हैं, तो भाई उनको बहुत ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही तरक्की होती रहे, हाँ, और सारे डे आप सेलिब्रेट करें एकदम से, मतलब गर्मजोशी के साथ। लेकिन हम सिंगल्स के लिए ये है कि आप लोग अगर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो मुझे देना चाहिए चॉकलेट 100%, ये मेरा एक कर्तव्य भी बनता है। लेकिन उसके पीछे बस एक है कि जरिया मतलब कुछ है नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ, उसके लिए हम सॉरी ज़रूर बोलते हैं। साथ ही साथ में आप सभी को विश करते हैं कि मतलब विश अ वेरी हैप्पी चॉकलेट डे। कभी ज़िंदगी में मिले ना, कभी मिले तो अगर हम भूल भी जा रहे हैं तो आप लोग एकदम से मतलब यही वाली बेशर्मी होनी चाहिए कि मेरी चॉकलेट आप दे के जाओ। तो मतलब ऐसे ज़रूर आप बोल दीजिएगा, मांग लीजिएगा ऐसे कह के, ठीक है। कभी भी किसी भी अपने स्टूडेंट से मिलेंगे तो चॉकलेट हमारी तरफ से 100%, ये हम प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। काहे का रोना? अच्छा जुनून आगरा, ओ आगरा आने जैसे कोई थोड़ी सी फीलिंग आ जाए। ठीक है। हाँ,
हाँ ये बात तो है। अरे शादी के बाद नहीं मक्खी चूस बनते, शादी के पहले भी बन जाते हैं, जो चालू होते हैं ना चालाक। वो कोई आज आज का सब सारी चीजें पैसे पे टिक गई है वैसे लेकिन हर कोई चाहता है ना कि मेरे को चीजें अच्छी अच्छी सी मिले, ऐसी मिले। इग्नोर मत कीजिए आरती। एक तो आरती ना आज इतना बोली, हमको ये नहीं समझ आ रहा इसकी चॉकलेट में कहीं कुछ मिला उला तो नहीं था। अच्छा वो डायलॉग मारना है। ऐसे डायलॉग के लिए इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। ओके चलिए मिलते हैं ना। अरे नहीं नहीं अरे अरे मांग लेना चाहिए, चॉकलेट खाने वाली चीज़ तो है। चॉकलेट अच्छा ये बताइए खाने के अलावा कोई और चीज़ के लिए है? हाँ चलिए मिलते हैं ना फिर। कल पता नहीं कौन सा डे है, गूगल करते हैं। मैम थोड़ी देर, अच्छा थोड़ी देर है इनका, थोड़ी देर में बिहान हुई जाए। कल कौन सा है? ओके अच्छा टेडी डे वो मेरे को नहीं पसंद है। भैया जिसको लेना वो ले हो जाए टेडी फेडी। ओह एग्जैक्टली कल थर्सडे है। तो नॉर्मली ऐसे लोगों के लिए ना जैसे हम जैसे बोरिंग वालों के लिए थर्सडे ही होगा। ओके अच्छा शादी में हाँ बुलाएंगे बुलाएंगे पक्का बुलाएंगे, ज़रूर बताएंगे। ठीक है। अरे हमें दे दो कोई। अब तो कोई डे सेलिब्रेट नहीं होता, ठीक है सही बात है, एकदम सही है। आप सपने में आके बोली जग जाहिर प्रश्न, हम उठकर क्लास में आ गए, वाह। और कल से ना थोड़ा सा हम चट से पीटेंगे भी। कल बृहस्पतिवार, बेसन के लड्डू मिलेंगे, विष्णु जी की जय। हाँ ओके सभी बोलिए जल्दी से विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ही क्लास को करते हैं खत्म, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा, साथ में एंजॉय करते रहिए, एकदम से मस्ती करते रहिए बिंदास, बिना किसी फिक्र के। जिंदगी है, टेंशन लेंगे टेंशन लोग देने ही वाले हैं। ऐसे मस्ती के साथ जीते रहिए जीते रहिए जीते रहिए, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़े भी ना बोल दीजिए हटो यार मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, जाओ। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।